हेलो बच्चों। हाय स्टूडेंट। मैं आज फिर से डॉक्टर जगदीश चंद्रा आपके सामने नया वीडियो लेके फिर से प्रस्तुत हो रहा हूँ। एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के लिए थोड़ा मैं आपसे सॉरी मांगूंगा क्योंकि कुछ लाइट डिफ़िकल्टी के कारण आज मुझे लैपटॉप से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आज का वीडियो मुझे मेरा पूरा लैपटॉप पे नोट्स के साथ होगा। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में 15 ग्रुप की रासायनिक क्रियाशीलता हम देख रहे थे, तो आज उसी पे हम आगे चल रहे हैं अगले पॉइंट पर। तो आज मैं बात करूंगा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। जो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, इनकी हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया या क्रियाशीलता कैसी होती है। तो आइए बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता 15 ग्रुप एलिमेंट की। जो 15 ग्रुप के तत्व हैं वह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस वर्ग के सभी तत्व हैलोजन कौन कौन है आपके? हैलोजन आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कितने प्रकार के हैलाइड बनाते हैं? दो प्रकार के, जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे लैपटॉप के। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दो टाइप की कौन से हैलाइड बनाते हैं। ये देखिए, दो टाइप के हैलाइड्स बनाता है, ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स। ये आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स। ये पेंटाहैलाइड्स हैं। तो नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स तो बनाता है, लेकिन यहाँ डैश मैंने कर रखा है कि पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता है। इस पर मैं बात कर चुका हूँ, डी कक्षा इसके पास उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। इसके पास अपना सिंगल रूम है और खाली कमरे इसके पास नहीं है। इसकी कैपेसिटी नहीं है कि अन्य मेहमानों को अपने पास रख सकें, अर्थात इसके बाद डी खाली कक्षक नहीं है। उसके अलावा सभी तत्वों के पास डी कक्षक अवेलेबल होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के हैलाइड आपके बनाएंगे। जैसे फास्फोरस है px3, px5। यहाँ पे जो x सपोज आपके सारे हैलाइड्स यहाँ पे हम बता सकते हैं। आर्सेनिक है, ये भी दोनों हैलाइड्स आपके बनाता है। एंटीमनी है ये भी, और बिस्मथ है ये भी। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको आपको शो कर रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या कर रहे हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त वर्ग के सभी तत्व ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड दोनों बनाते हैं। नाइट्रोजन केवल एक नाइट्रोजन ही ऐसा तत्व है जो पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता, केवल ट्राइहैलाइड बनाता है। इसका कारण क्या है? डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। तो बच्चों, इस पर कई बार क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इस पर हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे इस पर इस प्रकार का एक प्रश्न भी क्रिएट होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता, क्यों? तो हमें कारण क्या लिखना है? पी कक्षक की बात, जो पी कक्षक है मतलब फास्फोरस में रिक्त 3D कक्षक होते हैं जिनका उपयोग फास्फोरस 5 संयोजी यौगिक PCl5 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक नहीं होते, अतः यह NCl5 नहीं बना सकता या नहीं बनाता है। कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है गलनांक से रिलेटेड। अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक pH 3 से अधिक होता है, क्यों? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमने फैक्ट क्लियर कर ले, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इन प्रश्नों में। तो ये प्रश्न क्या है देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अमोनिया के अणु के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि pH 3 के अणु के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, अथवा अमोनिया का क्वथनांक pH 3 से अधिक होगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बंध के कारण भी हम लिख दें तब भी आपका आंसर यहाँ पे पूरा होता है,
क्योंकि हाइड्रोजन बंध केवल अमोनिया बनाता है, फास्फोरस में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखते हैं आगे, जो हमारा नाइट्रोजन तत्व है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो अगर उन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने इस ग्रुप में जो नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार है वो हमें ज्ञात होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 15 ग्रुप में एक अनोखा तत्व मीन्स अपना व्यवहार अलग और उसे क्यों प्रदर्शित करता है। तो वर्ग 15 का प्रथम तत्व नाइट्रोजन है, ये हमें पता है। यह अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है, कारण है देखिए। एक तो छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसका कह सकते हैं, ऋण विद्युतता लिखा है, या इसको आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हैं या उच्च विद्युत ऋणात्मकता भी लिख सकते हैं, और संयोजी कोष में डी कक्षों की अनुपस्थिति। तो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसके कारण इसके व्यवहार में क्या आती है, असमानता आती है। ये 3 फैक्ट जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 फैक्ट देखिए, छोटा आकार, उच्च ऋण विद्युतता और संयोजी कोष में डी कक्षों की अनुपस्थिति। तो ये अपने अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल फीड कर लेना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 3 कंसेप्ट, जो 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, यही काम आने वाले हैं। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन वर्ग के अन्य तत्वों से निम्न गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। कौन कौन से गुण है? नंबर 1 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन द्विपरमाणिक अणु है, मीन्स ये N2 के फॉर्म में हमें मिलता है, N2 के फॉर्म में रहता है, के रूप में रहता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व टेट्रा परमाणविक E4 में मिलते हैं, या N2 जो भी मीन्स मल्टीपल फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में मिलता है। इसका कारण भी स्मॉलर साइज और पी पाई बॉन्डिंग, आगे इसको और क्लियर कराऊंगा। डी कक्षों की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता, जबकि वर्ग के अन्य तत्व पेंटाहाइलाइड बनाते हैं। अगला, नाइट्रोजन -3 से +3 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व सीमित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस पर प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपके क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रश्न भी क्रिएट किया है समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक N2 के रूप में रहता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व टेट्रा परमाणु के रूप में मिलते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन आपका पहले भी क्रिएट हो रहा था, तो मैंने बताया था मैं आगे इसको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, कारण हमने जाना है, कारण क्या है। कारण पहले वो 3 कारण हमें पता होना चाहिए जिससे नाइट्रोजन में व्यवहार जो है सामान्य होता है। छोटा साइज, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण नाइट्रोजन में पाइबंद बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, प्रवृत्ति होती है। जब साइज छोटा तो इंटरेक्शन बढ़ता है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो इसके इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, मीन्स पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं। पाई बॉन्डिंग कैसे करते हैं, जिसको हम पाई बॉन्डिंग आप जानते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड वीक बंद ये होता है। ये केवल वैकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के कारण होता है। इस यही कारण है कि यह द्विपरमाणु के रूप में होता है। इसका पूरा मैं दिखा दूँ आपको, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कारण क्या है, नाइट्रोजन में पाइबंद बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण नाइट्रोजन के 2 परमाणु पाइबंद द्वारा N ट्रिपल बॉन्ड N का निर्माण कर एक द्विपरमाणु के रूप में रहता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व बड़े परमाणु साइज के कारण परस्पर पाइबंद बनाने में असमर्थ हैं। ये परस्पर एकल बंधु द्वारा जुड़कर टेट्रा परमाणु अणु बनाते हैं। तो ये छोटा परमाणु जो है होने के कारण इसमें पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है। जो वैकेंट पी ऑर्बिटल में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 सेट क्या कर लेते हैं, पी पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं। एक मेन कारण इसका है। अब चलते हैं आगे क्या है इसमें हमारा। अब देखिए नाइट्रोजन के बारे में, ये तो हमारे जनरल
कैरेक्टर पूरा हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन N2। N2 में क्या दिखा रहा है? नाइट्रोजन N2 बनाने की विधियाँ। तो इसको हम जानते हैं नाइट्रोजन बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि में। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखते हैं प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाई जाती है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलीनों को गर्म कर बनाई जाती है। देखिए सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं, सांद्र विलीन मिलाते हैं इन दोनों का, तो हमें क्या मिलता है? नमक NaCl, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है? N2, और वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। ये होगी इसकी प्रयोगशाला विधि। धात एजाइडों से, अगर धात के सोडियम एजिड हम ले लेते हैं, सोडियम एजाइड Na Na3 को अगर हम गर्म करते हैं तब भी आपकी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये दिखा रखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है गर्म करने पर। सोडियम एजाइड को गर्म करने पर सोडियम धातु अलग हो रहा है, और क्या क्या कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कैल्शियम एजाइड हम देखते हैं, कैल्शियम भी धातु है, इसका एजाइड हम लेते हैं CaN3 होल ट्वाइस, इसको भी गर्म करते हैं तो कैल्शियम अलग होता है। कौन सी गैस निकल रही है? अमोनिया गैस निकल रही है। अब देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके, बहुत महत्वपूर्ण है, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को गर्म करते हैं तब भी कौन सी गैस इवॉल्व होती है? नाइट्रोजन गैस, वाटर मॉलिक्यूल, क्रोमिक ऑक्साइड यहाँ पे हमारा बनता है। अब बात करते हैं, ये तो बनाने की विधियाँ थी नाइट्रोजन को। अब है कुछ महत्वपूर्ण नाइट्रोजन के भौतिक और रासायनिक गुण की हम बात करते हैं। जो नाइट्रोजन है आपका, ये रंगहीन है, वायुमंडल में 70% पाया जाता है। गंधहीन भी है, कोई गंध इसमें नहीं है, कोई स्वाद इसमें नहीं है, और सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में N2 गैस पाई जाती है। और N और N के बीच में ट्रिपल बंध, जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बंध होता है। तो NN बंध की उच्च बंधता इंथैल्पी मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बंध है। तो ट्रिपल बंध को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो ज़्यादा चाहिए। तो उच्च बॉन्ड एंथैल्पी के कारण कमरे के ताप पर नाइट्रोजन गैस क्या होती है? अक्रिय होती है। कमरे के ताप पर क्या होती है? और नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती है, एकदम उदासीन होती है, केवल उच्च ताप पर ही ये क्रिया करती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, केवल उच्च ताप पर ही ये क्रिया करती है, अदरवाइज ये क्या रहती है? न्यूट्रल रहती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अगर उच्च ताप पर अगर हम इसको हवा में इसको गर्म करते हैं तो इसके क्या बन जाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है NO। और चौथा हम देखते हैं नाइट्रोजन उच्च ताप और उच्च दाब पर हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। अगर उच्च ताप और दाब भी हम उच्च रख दें तो क्या बना देती है? लगभग ताप 700 केल्विन और दाब 200 ATM, तो क्या बना देती है? अमोनिया बनाती है। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और मेथड था यहाँ पे, धातु से क्रिया करके नाइट्राइट, जैसे लिथियम अगर की बात हम बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन क्रिया धातु से कराया जाए तो इसके नाइट्राइट बन जाते हैं Li3n, इस टाइप से 3Mg + N2 = Mg3N2, ये नाइट्राइट बना देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये चलते हैं इसके अगले पड़ाव में। नाइट्रोजन के उपयोग की बात हम करते हैं। नाइट्रोजन का बहुत उपयोग है। नाइट्रोजन के कौन कौन से उपयोग हैं? नंबर 1 हम देखते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग औद्योगिक रसायनों जैसे अमोनिया, कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम साइनेमाइड और अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी किया जाता है। अगर कहीं पर इनर्ट नेचर हमें उत्पन्न करना है तब भी नाइट्रोजन गैस को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? लो रहना चाहिए।
क्योंकि उच्च ताप पर ये सक्रिय हो जाती है। और द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में और क्रियाओं के सर्जरी में किया जाता है। चिप में थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो चिप्स हम खाते हैं, बच्चे जो चिप्स कुरकुरे या अन्य चीज़ें, जो भी चिप्स के बैग आते हैं आपके, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि जो चिप्स होते हैं मोस्टली या तो आपके पोटैटो के होते हैं चिप्स, या अन्य किसी के हो सकते हैं। वो स्पॉयल होने से बच जाए, उन पे एयर उसके अंदर ना जाए, तो उसके अंदर एयर की जगह हम क्या फुला देते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के उसको फुला देते हैं, जिससे वो क्या होता है, एयर टाइट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में वो ख़राब नहीं होता है। अब देखते हैं आगे, ये इसके उपयोग थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट यौगिक जो नाइट्रोजन बनाता है, वो बनाता है अमोनिया। अमोनिया बनाने की विधियों में हम देखते हैं, प्रयोगशाला विधि हम देखें अमोनिया बनाने की बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला विधि में हम देखते हैं, हम प्रयोगशाला में अमोनिया अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनाई जाती है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला विधि हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला में, अगर इंडस्ट्रियल मेथड बात हम इसके बात करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला विधि क्या है, अमोनियम क्लोराइड 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से हम करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड जल का अणु और क्या बन जाती है आपकी, अमोनिया बन जाती है। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके इसको दिखा रहा हूँ, क्या बन गई आपकी, अमोनिया बन जाती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करते हैं, औद्योगिक विधि या हैबर विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। एग्ज़ाम में मोस्टली कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है इसको 1 मार्क्स में। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो केवल आपको रिएक्शन देनी होती है। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें डायग्राम भी, जो आपका रफ डायग्राम है, उसको भी आपको देना चाहिए। औद्योगिक विधि, हैबर विधि बहुत फेमस विधि है। अमोनिया का निर्माण कैसे इसमें करते हैं, आइए बात करते हैं। आवश्यक रसायन क्या चाहिए इसमें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और क्या चाहिए हमको, धातु चाहिए, आयरन और मोलिब्डेनम। अब देखिए सिद्धांत की बात हम करते हैं, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 का जो रेशियो यहाँ पे हम लेते हैं 1:3 में परस्पर क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत कॉमन रिएक्शन ये है, बहुत पहली छोटी क्लास से 9th-10th क्लास में भी मैंने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए N2 + 3H2, यहाँ पे जो Fe है आपका, ये कैटलिस्ट है, और मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर है, मीन्स इसकी कैटलिस्ट पावर को बढ़ाता है। और ये 750 केल्विन टेम्परेचर है, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ पे हाई हम लिख दें तो भी चल जाता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लिख लें 750 केल्विन और 200 ATM तो बहुत अच्छा है। और 2NH3 क्या बनेगी, यहाँ पे गैस के रूप में बनेगी। तो N2 गैस, 3H2 गैस, ये भी गैस है, Fe कैटलिस्ट और MO मोलिब्डेनम प्रोमोटर, जिसमें हम लेते हैं। अधिक अमोनिया बनाने की दशा में अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें हमारी हैं। इसमें शर्तें क्या है, उच्च दाब, नंबर 1 दाब हमारा क्या होना चाहिए, उच्च आयतन रेशियो 1:3 का, और तब 2 आयतन क्या बनती है हमारी, अमोनिया बनती है हीट करने पर। यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा इसको पहले, पहली शर्त क्या है, उच्च दाब। अभिक्रिया में उत्पाद का आयतन अभिकारकों से कम है, अथवा लासातले नियम के अनुसार उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया के लिए आदर्श दाब 200 ATM होता है। निम्न ताप हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जब हम अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, जिससे क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। क्योंकि अमोनिया निर्माण की क्रिया एक ऊष्मा सेपी क्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है, अतः अभिक्रिया के लिए ताप हमारा क्या होना चाहिए, कम होने, निम्न ताप की आवश्यकता होती है। आदर्श ताप इसके लिए जो है वह है आपका -750 केल्विन। उत्प्रेरक Fe हमें इसमें लौह चूर्ण, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए Fe लौह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें मोलिब्डेनम और
एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ती है। और प्रोमोटर मैंने बताया था। अगर इस विधि में हैवर विधि की बात हम करते हैं तो हैवर विधि का वर्णन, हैवर विधि से अमोनिया निम्न प्रकार बनाई जाती है। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं। ये डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम से पहले थोड़ा सा इसका नंबर 1, संपीडक। यह एक क्रिया हेतु उच्च दाब उत्पन्न करना है। जो संपीडक हमने लिया है दाब को बढ़ाने के लिए, यह N2 और H2 के मिश्रण में 200 दाब उत्पन्न करके आगे भेजता है। फिर हमारे पास होता है उसमें उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में Fe और मोलिब्डेनम उपस्थित होते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में दोनों, एक प्रमोटर है, एक कैटलिस्ट है। और इसमें हम देखते हैं 200 उत्प्रेरक कक्ष में 200 एटीएम ताप तथा 750 माइनस नहीं होगा, सॉरी, 750 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर अमोनिया गैस बनाते हैं। ये इसकी अभिक्रिया है। और एक होता है कंडेंसर संघनित्र जिसे बोलते हैं हम। यहाँ अमोनिया गैस को द्रवित कर द्रव अमोनिया में बदला जाता है। अवशेष गैसों को पुनः चक्रण द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। ये इसमें डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ये इसका डायग्राम है। अगर आप चाहें शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, इसका डायग्राम है हैवर प्रोसेस का। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को इंटर करते हुए दिखा रखा है यहाँ से। और ये है आपका संपीडक कक्ष। इसमें दाब बढ़ता है, दोनों गैस का दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने से ये कहाँ को ट्रांसफ़र होंगी, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है, Fe और MO है, तो यहाँ पे ताप बढ़ाया और दाब, दोनों ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं। मीन्स यहाँ पे ताप रहता है 750 केल्विन और जो यहाँ पे दाब रहता है यहाँ पर भी वो होगा 200 ATM। और उसके बाद यहाँ से जो गैस बनती है वो गैस को यहाँ से भेजा जाता है किस कक्ष में, कंडेंसन में, मीन्स संघनित कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ अमोनिया गैस द्रवित होके संघनित होके द्रवित होती है और यहाँ से द्रव अमोनिया हम कलेक्ट कर लेते हैं। और जो गैस के रूप में इसके बाद जो बचता है नाइट्रोजन या हाइड्रोजन गैस, बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो फ्री रहती है वो फिर से वापस किस में आती है, कैटालिटिक चैम्बर में आती है और फिर से रिएक्शन उसकी होती है। तो किस रूप में फिर अमोनिया बनती है और अमोनिया फिर किस चैम्बर में आती है, संघनित चैम्बर में आ जाती है, जहाँ से द्रवित होके उसको हम अमोनिया के रूप में, द्रवित अमोनिया के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें अधिक मात्रा में अमोनिया गैस हम पा सकते हैं। तो चाहे इसका डायग्राम का आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। पूरा नोट्स के फॉर्म में मैंने ये तैयार किया है आपके लिए। किसी कारणवश आज ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं यहाँ पे अमोनिया के भौतिक और रासायनिक गुण की हम बात करते हैं। ये रंगीन तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस होती हैं अमोनिया तीक्ष्ण गंध की होती है, हम भी जानते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से। हाइड्रोजन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ये द्रवावस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध इसमें बन जाता है बहुत आसानी से, इसलिए आसानी से ये गैस क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। अमोनिया जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड मीन्स हाइड्रोक्सी आयन उत्पन्न करती है अथवा इसका जलीय विलयन सारी प्रकृति का होता है। अगर इसको जल मिला दिया जाए तो जल में क्या बन जाता है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिससे जल क्या हो जाएगा आपका, सारी हो जाएगा। दुर्बल सार के रूप में यह धातु लवणों के विलयनों से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड के अवशेष बनाती है, जैसे फेरिक क्लोराइड जिंक सल्फेट से क्रिया करके क्रमशः फेरिक हाइड्रोक्साइड व जिंक हाइड्रोक्साइड के अवशेष बनाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
जैसे इसका ये रिएक्शन भी यहाँ पे है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस बनाती है और अमोनियम क्लोराइड यहाँ से अलग होता है। वैसे ही जिंक सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड का उससे प्राप्त होता है और अमोनियम सल्फेट बनता है। अगला पॉइंट है अमोनिया अणु के नाइट्रोजन पर एक अंकीय इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, क्योंकि जो इसका नाइट्रोजन है अमोनिया का उस पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है, उस लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह लुईस सार की तरह व्यवहार करती है। यह लोन पेयर या यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धातुओं से के साथ संकुल यौगिक बनाती है। ये धातु से क्रिया करके संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स बना देती है। इसका धात आयन को पहचानने में अनुप्रयोग होता है। यह कॉपर आयन के विलयन से क्रिया करके नीले रंग का संकुल बना देती है। तो धातु को पहचानने के लिए बहुत काम आता है। अगर नीला धातु का जो कलर है, जो कॉम्प्लेक्स कलर नीला होता है तो क्या है, कॉपर का है। तो धात आयन को पहचानने के लिए ये बहुत ही काम आता है। यहाँ पर हम दे रहे हैं कॉपर के साथ क्रिया करके क्या बनना है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है टेट्रा अमोनियम क्यूपरेट सेकेंड। यहाँ पे देखिए अमोनिया से करके अर्जिनेट डायमीन अर्जिनेट क्लोराइड। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं। अब देखते हैं आगे अमोनिया के उपयोग। अमोनिया की कौन कौन से उपयोग है। नंबर 1 हम देख रहे हैं अमोनिया के उपयोग। अमोनिया का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है नाइट्रोजनी उर्वरकों जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट आदि के रूप में। दूसरा उपयोग इसका है द्रव अमोनिया का उपयोग प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है ठंडक के लिए, और जैसे कि आपने देखा होगा फ्रिज में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न क्या आ सकते हैं। संभावित प्रश्न एक है जिसका समाधान भी मैंने ढूंढा है। अमोनिया लुईस सार की तरह व्यवहार क्यों करती है, मीन्स लुईस सार की तरह व्यवहार क्यों करती है। कारण मैंने बताया था नाइट्रोजन जो इसमें दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर होता है, उस कारण ये लुईस व्यवहार क्या बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अमोनिया अणु में नाइट्रोजन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह लुईस सार की तरह व्यवहार करती है। अब है अगला हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो इस पर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जितना आज आप कर लें, इस पर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें। लाइक करें, शेयर करें और नए वॉच करने वाले सब्सक्राइब करें कि मैं आने वाले दिनों में सारी वीडियो लेके और आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ और सारी ट्रिक्स और नोट्स के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।